नमस्कार मित्रों, द लर्न बुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लगभग 500 प्रश्नों के साथ में एक वीडियो हम और बनाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है। फिर है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान था, यानी कि जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह स्थान कौन सा है। तो वह स्थान है आदमगढ़, होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में है ये। और दूसरा है बागोर, ये भीलवाड़ा राजस्थान में मिला है। तो भीलवाड़ा राजस्थान का बागोर और होशंगाबाद मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये दो ऐसे जगह हैं जहां पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे बहुत आदमगढ़ से अधिक मात्रा में साक्ष्य मिले हैं, सबसे अधिक मात्रा में मिले हैं। और जो बागोर है भीलवाड़ा राजस्थान का, यहाँ से कम मात्रा में साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कौन सा स्थल है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यह है महदहा। महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और दूसरा है सराय नाहर राय। तो ऐसे दो जगह हैं जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहला है महदहा और दूसरा है सराय नाहर राय। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, यह स्थान बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह है दमदमा। तो ये जो दमदमा है ये मध्य घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, मध्य गंगा घाटी। तो ये मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है दमदमा। और यहाँ से 3 मानव कंकाल निकले हैं एक ही कब्र से। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो ये सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है। साक्ष्यों से, जो उत्खनित साक्ष्य हैं उनसे पता चलता है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बीइंग है सर्वप्रथम उसका साक्ष्य भारत में कहाँ पे प्राप्त किया गया है। तो ये जगह है नर्मदा घाटी, हथनौर, होशंगाबाद। तो यानी होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा घाटी हथनौर नामक स्थान से सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके खोजकर्ता पुरातत्वविद हैं अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया 5 दिसंबर 1982 को। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन सा अनाज प्रयुक्त किया। तो ये साक्ष्य मिले हैं कि जौ का जो है, जौ अनाज जो है इसका सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था, जौ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। जो ताम्रपाषाण युग है इसी का एक नाम है चालकोलिथिक युग। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम बताना है कि प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पे प्राप्त हुए हैं, कृषि के। तो ये प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। लहुरा देव, ये नवीनतम जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार लहुरा देव है। नवीनतम खोज के पूर्व अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो जान लीजिए कि जो लहुरा देव है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में अवस्थित है। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता चला है कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो नवीनतम खोज के पूर्व, यानी कि जो हमें पता चला है कि लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसके पूर्व भारत उपमहाद्वीप के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्लिढ़वा जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर आपसे अभी प्रश्न पूछा जाता है और विकल्प में अगर लहुरा देव नहीं है तो अगर मेहरगढ़ है या कुल्हिड़वा है तो इसको लगाएंगे। लेकिन अगर ये तीनों विकल्प ने दिए गए हैं तो लहुरा देव लगाएंगे, क्योंकि जो लहुरा देव नवीनतम जो खोज हुआ है उसमें पता चला है कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य
लोहड़ा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए मित्रों कि जो नौदा टोली है ये किस राज्य में स्थित है? राज्य, अभी हम आगे इस पर बात करेंगे कि किस राज्य में स्थित है। तो नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो इसका जवाब है एस.डी. संकालिया ने। एस.डी. संकालिया ने नौदा टोली का उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके खोजकर्ता हैं एस.डी. संकालिया। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र भारत के किस शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। और ये कहाँ पे है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला प्रश्न है गैरिक मृदभान पात ओसीपी का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभान प्राप्त जिसे ओसीपी के नाम से जाना जाता है, इसका नामकरण हुआ था। तो इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल किस समाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बुर्जहोम में। बुर्जहोम के समाधान से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो मित्रों अगला प्रश्न है गर्त आवास। गर्त आवास जिसे गड्ढे वाले घर कहते हैं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेखिया। लेखिया विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किन विभागों मंत्रालयों का संलग्न कार्यालय है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसका वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। इसका वर्तमान नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस सभ्यता से संबद्ध है? यानी कि जो हड़प्पा है वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि सबसे पहले जो हड़प्पा स्थल है इसी की खोज हुई थी। अब इसकी खोज कब हुई थी और किसने की थी, यह भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक युग उस युग को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं बट ये अभी पढ़े नहीं जा सके हैं। लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु इनको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। जो इसकी लिपि है इसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो मित्रों एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, एक ओवरव्यू ले लीजिए। जो पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो वे जो स्थल हैं वे कहाँ पर स्थित हैं तथा उसकी कब खोज हुई और किसने खोज की। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में की थी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पंजाब जो पाकिस्तान वाला जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी और यह पंजाब पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो जो हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर अगला है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो की खोज 1931 में हुई थी। 1931 में एन.सी. मजूमदार ने इसकी खुदाई की थी, यानी एन.सी. मजूमदार ने चन्हुदड़ो की खोज की थी और यह सिंध पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो सिंध नदी के तट पे चन्हुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंध नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो की खोज एन.सी. मजूमदार ने, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने। चन्हुदड़ो की खोज 1931 में हुई। फिर है लोथल। लोथल की खोज 1954-55 में आर.एस. राव द्वारा खोजा गया, यानी आर.एस. राव द्वारा इसकी खुदाई की गई लोथल की, और यह भोगवा नदी जो कि गुजरात में है स्थित है। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1961 से 69 में बीबी लाल द्वारा। यह नदी घग्गर के तट पर स्थित है। नदी घग्गर जो कि राजस्थान में है, तो राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा की खोज बीबी लाल ने की थी। धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा खुदाई की गई थी और यह गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है। तो जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में लूनी नदी के तट पर, और इसकी खोज की थी जेपी जोशी ने। कब? 1967 से 68 में। फिर है सुरकोटडा। सुरकोटडा 1964 में जेपी जोशी द्वारा खुदाई की गई थी और यह घग्गर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। तो सुरकोटडा और धौलावीरा ये दोनों गुजरात में स्थित हैं। सुरकोटडा घग्गर नदी के तट पर स्थित है, धौलावीरा लूनी नदी के तट पर स्थित है, और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है बनावली। बनावली की खोज 1974 से 77 में आर.सी. बिष्ट द्वारा की गई और यह सरस्वती के नदी के तट पर स्थित है और ये किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा में है। तो आपने थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लिया मित्रों। अब आइए हम फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। अगला है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गोदीबाड़ा मतलब कि बंदरगाह, तो इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल से, और लोथल कहाँ पे स्थित है? लोथल खंभात की खाड़ी में स्थित है, गुजरात में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, तो जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से की गई। अगला प्रश्न है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। फिर समाधान R37 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभी हमने एक स्लाइड में चर्चा किया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, अभी एक बार और चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर पुरातत्व स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश दिया था? चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश J.S. मैके ने दिया था। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है? तो रंगपुर जहां पर हड़प्पा कालीन सभ्यता थी यह सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र कहां पे है? ये गुजरात में है। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल कहां पर है? तो दधेरी कहां पे है? तो दधेरी पंजाब में है। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व
लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो मतलब ये पूछना चाहता है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी कहाँ पे? गुजरात में। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता स्थित लोथल स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता स्थित लोथल गुजरात में स्थित है। अब ये प्रश्न के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे राज्य पूछ रहा है कि नदी पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। देखिए दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई कि यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर यानी बंदरगाह, तो ये लोथल था। तो लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। अगला है किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। अब आप बताइए कि बनावली कहाँ पे है। अभी हम आगे प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अब एक रिवीजन कर लीजिए आप कि जो हड़प्पा कालीन नगर हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अभी आगे हम प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक लिस्ट के माध्यम से आप देख लीजिए। सबसे पहले मोहनजोदड़ो, ये सिंध नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल भोगवा सुतका गेंडोर ये दास नदी के तट पर स्थित है। सुतका कोह ये सादीकौर और आलमगीरपुर हिंडर नदी के तट पर। रंगपुर भादर नदी के तट पर। कोडीजी सिंध नदी के तट पर। कुणाल सरस्वती नदी के तट पर। चंदहुड्डो ये भी सिंध नदी के तट पर। बनावली सरस्वती नदी के तट पर। मांडा चिनाब नदी के तट पर। भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर। दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर। आमरी सिंध नदी के तट पर। राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर। अब आइए हम अपने प्रश्नों को फिर कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, यानी जो बृहद स्थल है हड़प्पा का वो भारत में कौन सा है। तो भारत में राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक खुदाई की जो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई हुई इसके प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन थे। तो वो थे ए कनिंघम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया। अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो ये लोथल से मिला है। फिर अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा की प्राप्ति अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में जो भी साक्ष्य मिले हैं लोहा की अभी प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। तो ये है हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल। तो बनावली यहाँ से एक देखिए, अभी हमने पूछा था आपसे कि बनावली कहाँ पे स्थित है। तो बनावली हरियाणा में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे। तो घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो ये मिले हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था। तो धौलावीरा जो नगर था वो आयताकार बना था और इसका जो नगर था ये 3 भागों में कौन कौन से किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था। फिर अगला प्रश्न है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पन स्थल सनौली का भी हाल में उत्खनन हुआ है और इसके उत्खनन से बड़ी भारी मात्रा में मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले किया गया। तो कपास की खेती के लिए सबसे पहले भारत में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कौन सी सभ्यता
नील नदी के तट पर पनपी, तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी। अगला प्रश्न है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो ये सुमेरिया थी। सुमेरिया की जो सभ्यता थी वो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा के निवासी शहरी थे। आगे भी हम वैदिक सभ्यता से भी प्रश्न पढ़ेंगे, तो जो वैदिक सभ्यता के निवासी थे वो ग्रामीण थे, लेकिन जो हड़प्पा के निवासी थे वो शहरी थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में। हड़प्पा जो नगर है उसको 1921 में खुदाई हुई थी। इसके बाद में 22 में मोहनजोदड़ो की। और हड़प्पा नगर का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? अभी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की है। अभी कुछ स्लाइड पहले हमने एक लिस्ट ही दी थी। अगर आपने उस लिस्ट को स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया, लेके रख लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। प्रश्न वहीं से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थिया का अवशेष, जो घोड़ों की अस्थियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला सगन कल्लू नामक नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। और जो सगन कल्लू है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में। हम अपने प्रश्नों पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम प्रश्नों पे जो चर्चा कर रहे थे वह प्रश्न थे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से। अब हम जिन प्रश्नों पे चर्चा करने चल रहे हैं वह प्रश्न होंगे वैदिक सभ्यता से। और पहला प्रश्न है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे श्रमण नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? तो ये ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका सही क्रम है सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अगला प्रश्न है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहलाते हैं? तो कौन से 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ये वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और एक चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो टोटल 4 वेद हैं ये, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें से जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है इनको मिला करके वेदत्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राज चिन्ह में शामिल सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? यानी जैसे अभी संपत्ति का प्रमुख रूप बहुत सारे आयाम हैं, उस तरह से ऋग्वेद काल में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो क्या था? तो गोधन, यानी कि जिसके पास जितनी गायें होती थी माना जाता था कि उसके पास उतनी संपत्ति है, यानी गोधन को संयुक्त का प्रमुख रूप माना जाता था ऋग्वेद काल में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार 10वें मंडल में किया गया है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है वैदिक धर्म में किस किस समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? तो प्रकृति की। अगला प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है अस्तोमा सदगमय शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगमय शब्द ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक संस्कृति में पूर्व वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, यानी जो पूर्व वैदिक संस्कृति है उसका कालक्रम क्या माना जाता है?
तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका कालक्रम माना जाता है, किसका? पूर्व वैदिक संस्कृति का। अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं, कौन है मतलब? तो इसके प्रतिपादक जैमिनी है। फिर अगला प्रश्न है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बादरायण है। फिर अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध भी के नाम से भी जाना जाता है, दशराग युद्ध, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। अभी जब हम अगली सीरीज लाएंगे 100 प्रश्नों की, तो वहां पे हम बात करेंगे, एक लिस्ट लेके आएंगे कि वैदिक काल में कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो आप जान पाएंगे कि जो परशुनी नदी है वो किस नदी को परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी, यानी कि जितना उत्पादित किया जाता था उसका 1/6 भाग ले लिया जाता था कर के रूप में, भू राजस्व के रूप में, और उसका जो 5 भाग था वो जो उत्पादित करते थे उनके पास होता था। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे, यानी निष्क जो नाम था वो किस चीज का नाम था? निष्क स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है योग दर्शन में कौन प्रतिपादक हैं? योग दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? राजा अश्वपति उपनिषद काल में केकय राज्य के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से। फिर अगला प्रश्न है वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यानी जो काबुल नदी वैदिक काल में बहती थी उसका स्थान अगर वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में। फिर अगला प्रश्न है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। फिर अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो मिला है अतरंजी खेड़ा। फिर अगला प्रश्न है किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। फिर अगला प्रश्न है क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो क्रम का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न है किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो ये यजुर्वेद से पता चलता है। फिर है वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित थी? वैदिक युगीन सभा मंत्र परिषद से संबंधित थी, यानी जो वैदिक युगीन सभा होती थी वो मंत्र परिषद को कहा जाता था। फिर है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो वैदिक युग में प्रचलित जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र। फिर है भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद ऋग्वेद है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी थी? तो ये थी सांख्य। तो मित्रों इस वीडियो में बस आइए एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कुछ बिंदुओं का, जैसे सिंधु घाटी के जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में। तो जैसे हड़प्पा हमने पिछले अभी चर्चा किया था, एक बार और देख लीजिए। जो हड़प्पा पुरातात्विक स्थल है इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसकी खुदाई जो हुई थी 1921 में, और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, किसके? रावी नदी के तट पर। फिर है मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, और ये लारकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है, पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में। फिर है चनोदड़ो, इसकी खोज NC मजूमदार ने की थी 1931 में, और ये सिंध नदी के तट पर स्थित है, कहाँ पे? पाकिस्तान में। फिर है लोथल स्थित है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर, और इसकी खोज की थी SR राव ने। फिर अगला है कालीबंगा,
कालीबंगा की खोज बीबी लाल ने की थी और यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? घग्गर नदी के तट पर। फिर अगला है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने की थी और यह गुजरात में स्थित है, लूनी नदी के तट पर। फिर है सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने की थी और ये घग्गर नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। फिर है बनावली जो कि हरियाणा में स्थित है, सरस्वती की नदी के तट पर। आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। फिर अगला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी में स्थित है और इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। कोटडीजी खुदाई फजल अहमद खान ने। सुतका गेंदोर की खुदाई आर.एल. स्टाइन ने। मांडा की खुदाई जेपी जोशी ने। बालाकोट की खुदाई जॉर्ज एफ. डेल्स ने। मिताथल की खुदाई सूरजभान ने और राखीगढ़ी सूरजभान ने ही। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। फिर हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, रावी के किनारे हड़प्पा, सतलज नदी के किनारे लोथर रोपड़, कालीबंगा के किनारे घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल, दास नदी के किनारे सुतका गेंडोर, सादीकोर नदी के किनारे सुतका कोह और हिंडन के किनारे आलमगीरपुर, भादर के किनारे रंगपुर, कोटडीजी के किनारे सिंध नदी के किनारे कोटडीजी, सरस्वती नदी के किनारे कुणाल, सिंध के किनारे चंदुद्दो, सरस्वती के किनारे बनावली, चिनाब के किनारे मांडा और सरस्वती नदी के किनारे भगवानपुरा, प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद और सिंध नदी के किनारे आमरी और घाघर नदी के किनारे राखीगढ़ी। तो गाइज इस वीडियो में बस मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के कुछ प्रश्नों के संकलन के साथ में हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।